25 दिसंबर 2021 सुबह के ठीक 7:20 पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर टिकी हुई थी। ठंडी सी सुबह थी, लेकिन लोगों के दिल के अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उस दिन इंसानियत अपनी हिस्ट्री की सबसे पावरफुल आंख को स्पेस में भेजने वाली थी। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक ऐसा टेलीस्कोप जो सिर्फ फोटोज लेने नहीं बल्कि यूनिवर्स के छुपे हुए राज ढूंढने निकला था। जब वो रॉकेट धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ रहा था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये टेलीस्कोप आने वाले सालों में हमें ऐसी सच्चाइयां दिखाएगा जो हमारी सोच, हमारी साइंस, शायद हमारी पहचान तक को बदल देगी। जेम्स वेब ने हमें ऐसी गैलेक्सीज दिखाई जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी हैं, और ऐसे स्टार्स जो अभी जन्म ले रहे हैं, और ऐसे कॉस्मिक सीक्रेट्स जिन्हें देखकर साइंटिस्ट तक हैरान रह गए। लेकिन अब जो खोज सामने आई है वो अब तक की सबसे शॉकिंग डिस्कवरी हो सकती है। दोस्तों, जरा इमेजिन करो, क्या हो इस अनंत यूनिवर्स के अंदर एक और अर्थ एग्जिस्ट करती हो, एक ऐसी दुनिया जहाँ शायद नीला आसमान हो, हवाएं चलती हो, समुंदर हो, और शायद वहाँ कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपकी तरह दिखता हो सकता है इस वक्त वो भी आसमान की तरफ देखकर यही सब सोच रहा हो। क्या हम यूनिवर्स के अंदर अकेले हैं? नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में एक ऐसा प्लेनेट डिस्कवर किया है जिसका मास अर्थ का लगभग 91% है और साइज 99%, यानी ऑलमोस्ट हमारी धरती का ट्विन, अ रियर मिरर अर्थ। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या ये प्लेनेट वाकई रहने लायक है या फिर ये एक स्पेस का इल्यूजन है, यानी स्पेस मिराज। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मिस्ट्री के पीछे छुपा हुआ है एक और बड़ा सीक्रेट। साइंटिस्ट आखिर इतने डेस्परेटली सुपर अर्थ क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या इन प्लैनेट्स के अंदर इंसानियत का फ्यूचर छुपा हुआ है? और फिर आती है वो कॉस्मिक पहेली जिसने सालों से साइंटिस्ट की नींद उड़ा रखी है, द कॉस्मोलॉजिकल लिथियम प्रॉब्लम। एक ऐसी मिस्ट्री जिसने हमें नए सोलर सिस्टम ढूंढने का एक नया रास्ता दिखा दिया। आज के इस सफर में हम सिर्फ प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे, हम उन सवालों का सामना करेंगे जो शायद इंसानियत की सबसे बड़ी सच्चाई तक ले जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की आंखों से उन यूनिवर्स को देखने वाले हैं जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर अंधेरे में छुपा बैठा था। और हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपका यूनिवर्स को देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और जरा इस ग्राफ को देखो। इसमें हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को उनके साइज और मास के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में प्लॉट किया गया है, जिसमें अर्थ यहाँ पर है। और जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया, जेम्स वेब ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका मास अर्थ का 91% है और साइज 99%। अगर हम उस प्लेनेट को भी इस ग्राफ में प्लॉट करें तो वो यहाँ पर आएगा, एग्जैक्टली अर्थ के बगल में। तो क्या हमें अपने अर्थ का जुड़वा भाई मिल चुका है? और अगर हाँ, तो इसमें और अर्थ में कितनी सिमिलैरिटीज हैं? इन्हीं सवालों के आंसर पता करने का काम कर रहा है नासा का ट्रांजिशन एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, यानी कि टेस। इनफैक्ट इस एक्सोप्लैनेट को जेम्स वेब से पहले टेस ने ही स्पॉट किया था। उस वक्त हुआ यह कि नासा के टेस सैटेलाइट का मेन काम था स्टार्स की ब्राइटनेस को मॉनिटर करके उसके और स्टार के बीच के ट्रांजिट करने वाले प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना। अब टेस हर रोज की तरह एक दिन हमारे साउदर्न पोल स्टार पोलरिस ऑस्ट्रेलिस को होल्ड करने वाला ऑक्टेन कॉन्स्टिलेशन का सर्वे कर रहा था कि तभी उसने LHS 475 नाम के एक स्टार की लाइट को अचानक से डिम होते हुए देखा। टेस ने फिर तुरंत LHS 475 स्टार के सडन लाइट डिप के ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को स्टडी करना शुरू किया, और उसके बेसिस पर उसने वहां एक एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट कर लिया। डू यू नो, ये हर 2 दिन में अपने पेरेंट स्टार के चक्कर काट रहा था। पर एक सेकंड, यहाँ पर ऐसे पीरियोडिक डिप्स तो स्टार्स नेचुरली भी शो करते हैं। तो क्या नासा ने टेस की हेल्प से जिस अर्थ जैसे प्लेनेट को डिटेक्ट करने का दावा किया है, क्या वो एक फॉल्स पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि स्टार की खुद की डिमिंग के अलावा बाइनरी स्टार जब एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तब भी ब्राइटनेस के अंदर एक डिम दिखाई देता है, और इन जैसी ऑब्जर्वेशंस को साइंटिस्ट फॉल्स पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और इसीलिए इस ऑब्जर्वेशन को अच्छे से स्टडी करने के लिए नासा ने जेम्स वेब से टेस के ऑब्जर्वेशन को फिर से रिविजिट किया, और उन्हें पता चला कि LHS 457b एक्सोप्लैनेट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, और वो अर्थ के जैसा भी है। ये इंटरेस्टिंग बात है ना। देखो, नासा ने जब जेम्स वेब की मदद से LHS 475b एक्सोप्लैनेट को लगातार 2 ट्रांजिट पीरियड के लिए ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उस एक्सोप्लैनेट का साइज छोटे होने की वजह से उसके पेरेंट स्टार की लाइट में आया हुआ
हुआ डिप स्मूथ और सैलो है, लेकिन अगर यही डिप किसी दूसरे पेनियन स्टार की वजह से ऑब्जर्व किया होता वहाँ पर शार्प पीक आते। साथ ही जैसे कि आप सभी को पता है प्लैनेट्स की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, से वो हर लाइट फिल्टर में सेम डिप दिखाते हैं कि स्टार्स की नेचुरल डिप अलग अलग लाइट में अलग अलग शो होती है। सो दिस वाज अनदर प्रूफ कि वो डिप एक प्लैनेट की वजह से ही है। फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने इस फॉर्मूला और ट्रांजिट में आने वाली डिप से इस न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट LHS 475b का रेडियस कैलकुलेट किया और उसके बाद इस सिंपल से केपलर लॉ की मदद से साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। और लास्टली उस पेरेंट स्टार के वोबल से उन्हें ये पता चला कि LHS 475b साइज और मास में बिल्कुल अर्थ के जैसा ही है। इंटरेस्टिंग राइट? तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि ये वही प्लेनेट है जिसे हम बहुत लंबे टाइम से डिस्कवर कर रहे थे। बट यू नो व्हाट, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जेम्स वेब का ढूंढा हुआ पहला और ओवरऑल कंफर्म होने वाला अब तक का सिर्फ 5347वां एक्सोप्लैनेट है। अब आप सभी को ये नंबर एक बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर जब आप इसे कंफर्म करो विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ तो ये 5500 प्लैनेट्स जो भी हमने ढूंढे हैं ये लाइफ की रियलिटी के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत ही लिटिल या नो चांस है कि इन प्लैनेट्स में हमें लाइफ मिल सकती है या लाइफ के सिम्टम्स दिख सकते हैं। दैट इज हाउ रेयर लाइफ इज। तो गाइज अभी ना साइंटिस्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका मिला है जो कि माइंड ब्लोइंग है, जिसकी मदद से हम ढूंढ सकते हैं ऐसे प्लैनेट्स को। वो तरीका है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये वही एक प्रॉब्लम है, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल लिथियम प्रॉब्लम। तो देखो, इस कॉस्मोलॉजिकल लिथियम प्रॉब्लम के अनुसार इस प्योर यूनिवर्स के स्टार्स में जितने भी लिथियम प्रेजेंट हैं वो सभी बिग बैंग के टाइम पर ही प्रोड्यूस हुई थी और हर एक स्टार में उनके साइज के हिसाब से प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हुए थे। पर जब एस्ट्रोनॉमर्स ने सन के साइज के स्टार से हमारे सन को कंपेयर किया तब उन्हें पता चला कि सन में उनके साइज के हिसाब से जितना लिथियम प्रेजेंट होना चाहिए उतना नहीं है, बल्कि उससे लगभग 10 गुना कम है। और इसके पीछे का रीजन क्या है ये बता दिए 500 स्टार्स पर की गई स्टडी। इस स्टडी में एस्ट्रोनॉमर्स ने 500 स्टार्स की लाइट स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया, जिससे पता चला कि 70 स्टार्स इंक्लूडिंग सन में लिथियम की क्वांटिटी नॉर्मल से कम थी। बट द बेस्ट पार्ट इज यू नो इन सब में कॉमन क्या था? उन 500 स्टार्स में से सिर्फ इन्हीं 70 स्टार्स के पास अपना खुद का प्लेनेट सिस्टम था, जस्ट लाइक आवर सन। मतलब इन स्टार्स का लिथियम उनके प्लैनेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू था जिसकी हेल्प से हमें नए एक्सोप्लैनेट ढूंढने का एक नया रास्ता मिल गया, क्योंकि लिथियम कम हाई चांसेस की स्टार्स के पास अपना सोलर सिस्टम है। और लेट मी टेल यू हाउ। देखो, एज वी ऑल नो प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से, पर इस प्रोसेस को हमने कभी भी लाइव नहीं देखा था अंटिल रिसेंटली, जब एक एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन में पृथ्वी से 32 लाइट ईयर दूर AU माइक्रोस्कोपी नाम के स्टार के अराउंड एस्ट्रोनॉमर्स को एक्टिवली प्लैनेट्स बनाती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क दिखाई दी। नाउ जब इस डिस्क को एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी किया तब उन्हें यह पता चला कि ये डिस्क जिस तरह के प्लैनेट्स को जन्म दे रही थी वो प्रोसेस बहुत हद तक अलग था फ्रॉम द वे थ्योरेटिकली हमारा सोलर सिस्टम बना। आई मीन जरा फिर एक बार इस ग्राफ को देखो, इसमें कुछ आपको अजीब नहीं लगता? इसमें हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को उनके साइज और मास के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद नेपच्यून तक पहुंचने के लिए साइज और मास में एक बड़ा जंप आता है। और दिस इज वियर्ड क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम ने सभी छोटे बड़े प्लैनेट्स को जन्म दिया है, लेकिन इस साइज और मास के प्लेनेट को बनाने के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। और ऑन दी अदर हैंड हमने जितने भी प्लेनेटरी सिस्टम डिस्कवर किए हैं उसमें इस गैप को फिल करने वाले कई सारे प्लैनेट्स ऑब्जर्व हुए हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स सुपर अर्थ कहते हैं। अब वैसे तो सुपर अर्थ बाय डेफिनेशन सिर्फ साइज और मास में अर्थ से बड़े होते हैं, पर रिसेंट डाटा के हिसाब से साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया कि यही सुपर अर्थ एक्चुअली अर्थ लाइक लाइफ फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी भी रखते हैं। इनफैक्ट इनका तो एनवायरनमेंट लाइफ फॉर्मेशन के लिए अर्थ से भी ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा मगर किसी भी प्लेनेटरी सिस्टम में सुपर अर्थ के होने से वो स्टार सिस्टम काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इन प्लैनेट्स के मास की वजह से उनकी ग्रेविटी जुपिटर जितनी ज्यादा भी नहीं होती कि सभी एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लें, और न
ही उनकी ग्रेविटी इतनी कम होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को दूर हटाने में फेल हो जाएं, और सिर्फ इसी वजह से प्लेनेट को डिस्ट्रक्शन के चांसेस कम होते हैं। ऑल्सो क्योंकि ये प्लेनेट साइज में अर्थ से ज्यादा बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है अर्थ से ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये प्लेनेट एक थिकर एटमॉस्फेयर को सस्टेन कर सकते हैं जो हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन से इन्हें प्रोटेक्ट करती है। और ज्यादा मैसिव होने से ये प्लेनेट्स अपने कोर के अंदर ज्यादा हीट को ट्रैप कर सकते हैं, जिससे इन प्लेनेट्स के अंदर आइस एज आने की संभावना भी कम हो जाती है। प्लस प्लेट टेक्टोनिक से कार्बन साइकिल यानी एटमॉस्फेयर और सरफेस के बीच कार्बन का बैलेंस मेंटेन हो जाता है, और कार्बन जिसे हम जानते हैं अपने कैटिनेशन प्रॉपर्टीज की वजह से लाइफ फॉर्मिंग कंपाउंड जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स बनाने के लिए सक्षम है। इनफैक्ट यही वजह है कि किसी भी एक्सोप्लैनेट की हैबिटेबिलिटी का अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर उसके एटमॉस्फेयर की वजह से हमें ये पता चलता है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पानी हो। और अगर वहाँ पर एक फेवरेबल टेम्परेचर है जैसे 20 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस, तो यही पानी वहाँ पर लिक्विड स्टेट में मौजूद हो सकता है। यानी ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू सस्टेन लाइफ, जिसमें एटमॉस्फेयर फेवरेबल है, उसका एलिमेंट कंपोजिशन फेवरेबल है, टेम्परेचर फेवरेबल है और वाटर का स्टेट भी फेवरेबल है। इनफैक्ट यही वजह है कि इन सभी फैक्टर्स के साथ हैबिटेबिलिटी को सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर कार्ल सागन ने डिफाइन किया और यूनिवर्स के अंदर लाइफ को स्टडी करने के लिए एक नया ब्रांच एस्ट्रोबायोलॉजी को फॉर्म कर दिया। फिर हबल लॉन्च के 5 सालों के अंदर ही एस्ट्रोनॉमर को सबसे पहला 51 पेगासी बी मिला। जैसे जैसे प्लैनेट्स की तादाद बढ़ती गई, एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लाइक अर्थ, सेकंड सुपर अर्थ जो अर्थ से बड़े हैं लेकिन नेपच्यून से छोटे हैं जो बीच के गैप को फिल करते हैं, और तीसरी कैटेगरी में आते हैं नेपच्यून जैसे प्लैनेट, और चौथी कैटेगरी में है गैस जायंट्स लाइक जुपिटर। अब हैबिटेबिलिटी के 4 क्राइटेरिया के हिसाब से एस्ट्रोनॉमर्स ने इन 5347 प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया, तो उन्हें 62 ऐसे प्लैनेट्स मिले जो हैबिटेबल थे, और उनमें से भी 42 एक्सोप्लैनेट रेड ड्वार्फ स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि रेड ड्वार्फ स्टार्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक की होती है, और इतने ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल होने की वजह से इनके प्लैनेटरी सिस्टम फॉर्मेशन होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। बेसिकली स्टेबिलिटी जितने ज्यादा समय तक रहेगी उतने ज्यादा लाइफ फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही रेड ड्वार्फ सन के कंपैरेटिवली ठंडे होने की वजह से उनके करीब ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आ जाते हैं और वो जल्दी डिटेक्ट भी हो जाते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से टेस्ट LHS 475b को इजिली डिटेक्ट कर पाया। हालांकि उसके शॉर्ट कमिंग की वजह से इवेंचुअली जेम्स वेब को वो काम टेक ओवर करना पड़ा। एक्चुअली होता ये है ना कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रेंज की इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से वो वेवलेंथ जेम्स वेब के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ की नजरों को दिखाई नहीं देती, और इससे उस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का पता चलता है। इसे हाल ही में स्टडी किया गया वेस्ट 39b के ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। यहाँ पर वाटर 2 to 3 माइक्रोमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड 2.76 माइक्रोमीटर और 4.25 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है। इसका मतलब इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ये दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मगर LHS 475b के केस में रीडिंग इतनी रैंडम्स है कि एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से या तो इस एक्सोप्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर नहीं है या फिर एक डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है, और इस डेंसिटी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सभी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए LHS 475b को कुछ ही सालों में जेम्स वेब के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से 5 से 28 माइक्रोमीटर्स की वेवलेंथ पर फिर से ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि इससे वो एलिमेंट डिटेक्ट होंगे जो नियर इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली एस्ट्रोनॉमर्स LHS 475b के हैबिटेबल होने का प्रूफ दे पाएंगे। एंड यू नो व्हाट, ये प्लैनेट तो कुछ भी नहीं है। ऐसे भी कुछ प्लैनेट्स हैं जो पृथ्वी से भी ज्यादा हैबिटेबल हैं, यानी हाँ, हमें सुपर हैबिटेबल प्लैनेट कहते हैं। और यहाँ पर आप चले गए ना तो मानो आपके अंदर सुपर पावर आ जाएगी। अब अगर आपको इस टॉपिक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।